So the next chapter of IJSO is reproduction. So what is reproduction basically? Reproduction क्या होता है? अगर हम इस word को break करें, that is re means again and production means to produce. So basically reproduction नेम से ही पता पड़ता है यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज यहाँ पर कोई नई सब्सटेंस, कोई नए ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हम इस टॉपिक को बायोलॉजी में स्टडी कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स ही लिविंग होते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. तो मतलब रिप्रोडक्शन ये जो टॉपिक है ये हमें प्लांट्स और एनिमल्स के कंसर्न में के रिगार्ड्स में पढ़ना है, in terms of plants as well as in animals. So what is reproduction basically? Something which is produced or something which produce again and again is reproduction. Again, re means again, production means to produce. Something which is producing again and again in case of plants and animals. Now what will produce? Of course plants will produce plants only and the animals will produce their टाइप्स और वी कैन से एनिमल्स ओनली. तो मतलब इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस. अगर हम देखें तो हम रिप्रोडक्शन को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पढ़ रहे हैं, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स, दैट इज प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग्स ऑफ देयर ओन काइंड. I am repeating, what is reproduction basically? Reproduction is the process, ये एक biological process होती है, since we are dealing it with plants and animals, so it is a biological process in which parents or we can say the organisms produce, here comes the produce, the organisms produce offspring. Now what is offsprings? Offsprings is the new generation which is produced from the parents. So here it is biological process in which living organism produce offsprings of their own kind. वो अपने ही तरीके की न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं और इसी प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. तो रिप्रोडक्शन इज अ वेरी वाइटल प्रॉपर्टी और वी कैन से इट इज़ अ वेरी वाइटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर कोई भी चीज़ लिविंग है तो ऑफ कोर्स वो रिप्रोडक्शन शो करेगी. ये उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है या तो वो प्लांट होगा या वो एनिमल होगा, वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, क्योंकि ये उसका एक फीचर है जिसकी वजह से हम उसे लिविंग कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर वो लिविंग है तो ऑफकोर्स वो रिप्रोडक्शन शो करेगा. सो रिप्रोडक्शन इज बेसिकली, if we start with its definition is, let's start with the definition. It's a biological process it's a biological process in which living organisms produce offsprings of their own kind. So basically it's a biological process because in this we are dealing with the plants and animals in which living organisms produce offsprings. Offsprings basically the new generation, the next generation. So offsprings is the next generation in which offsprings are produced which are of their own kind. अगर parents produce कर रहे हैं अपने offsprings, new generation को produce कर रहे हैं तो वो भी उनकी ही तरह होगी. सो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? अब रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं बायोलॉजी में? इसका सिग्निफिकेंस जो है जानना बहुत ज़रूरी है. जब तक हमें इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी हम रिप्रोडक्शन को आगे नहीं समझ पाएंगे. मतलब रिप्रोडक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है.
तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस बेसिकली? Significance of reproduction. So it is important to maintain the continuity of species. Next, for evolution, for variation, and of course to increase the number, or we can say population of a particular species. So basically what is its significance? Reproduction की significance क्या होती है? Reproduction is the first significance is to maintain the continuity of species. किसी भी स्पीशीज़ की जो कम्युनिटी है उसे अगर मेंटेन रखना है, उसे अगर जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें उसे मेंटेन रखना है तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। मतलब जो पेरेंट जनरेशन है वो कुछ टाइम तक तो लिविंग कंडीशन में रहेंगी, वो अलाइव रहेंगी, बट आफ्टर सम टाइम दे विल डाई। फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स होंगे डाई होंगे। तो अगर उन्हीं की कम्युनिटी को आगे लेकर जाना है, मतलब अगर हम पीछे की बात करें जैसे कि डायनासोर्स जो थे, अब हमें डायनासोर्स देखने को नहीं मिलते हैं क्योंकि उस समय कुछ ऐसा इन्वायरमेंटल कंडीशंस प्रोड्यूस हुआ, कुछ ऐसा कुछ हुआ, बहुत सारी चेंजेस आए जिसकी वजह से डायनासोर्स जितने भी थे वो सब खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, जिसकी वजह से कोई रिप्रोडक्शन हमें देखने को नहीं मिला। और रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिला इसलिए वो सारे के सारे हम एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और आज हम उन्हें नहीं देख सकते हैं, वो नहीं है। तो बेसिकली किसी भी कम्युनिटी को आगे अलाइव रखने के लिए, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी एनिमल की कम्युनिटी हो, मैमल की कम्युनिटी हो, तो उसे अलाइव रखने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। जब तक पेरेंट्स अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो उनका आगे नाम नहीं जाएगा। दैट इज़ अगर पेरेंट्स जो हैं ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं तो वो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएंगे, वो भी ऑफ कोर्स वो डाई हो जाएंगे। तो फिर उनका जो कम्युनिटी है वो आगे रन नहीं कर पाएगी। तो किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए, उसे कंटिन्यूटी शो करने के लिए और उसको कंटिन्यूस ग्रो करने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर वो ऑफस्प्रिंग्स पेरेंट बन जाएंगे कभी आगे जाकर, फिर वो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से पूरी साइकिल रन करती है। मतलब किसी भी रेस, किसी भी स्पीशीज़, किसी भी कम्युनिटी, किसी भी स्पीशीज़ की कम्युनिटी को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन इज़ नेसेसरी। नेक्स्ट, फॉर इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज़ इवोल्यूशन? वी नो दैट एक मंकी से हम एक पूरा ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है, एक मंकी से पूरा एक ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुआ है। तो हमें पता है इवोल्यूशन कितना मैटर करता है। चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आना, वेरिएशंस आना, ये सब कितना ज़रूरी है। तो हमने पूरा इवोल्यूशन देखा है। तो इवोल्यूशन इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, फॉर वेरिएशंस। वेरिएशंस के लिए भी व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन की एक इंपॉर्टेंस ये होती है कि रिप्रोडक्शन की वजह से हमें वेरिएशंस देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दैट इज मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होता है एट द एंड वो फिर वेरिएशन शो करता है। किस तरीके से? कुछ कैरेक्टर्स उसमें फादर के होंगे, कुछ कैरेक्टर्स उसमें मदर के होंगे। जैसे अभी हम लोग हैं तो हम बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं होते हैं अपने पेरेंट्स के। कुछ कैरेक्टर्स फादर से रिजेंबल करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स मदर से रिजेंबल करते हैं। तो बेसिकली ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पर उनके बीच में गैमीट फॉर्मेशन हुआ था। गैमीट फॉर्मेशन की वजह से गैमीट फ्यूजन भी हुआ था। फर्टिलाइजेशन की वजह से जो कैरेक्टर्स थे वो मिक्स हो गए और फिर वो ऑफस्प्रिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम इसी को कंसिडर करें इन केस ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स में होता है डोमिनेंट और वी कैन से द कैरेक्टर, डिज़ायरेबल कैरेक्टर। किसी प्लांट का ये कैरेक्टर अच्छा है, किसी प्लांट का वो कैरेक्टर अच्छा है। तो हम जब उन प्लांट्स को फ्यूज़ कराते हैं, उनको फर्टिलाइज करवाते हैं, तो उसके बाद जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेगी उसमें दोनों के ही कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ऑफकोर्स वो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द पेरेंट्स, क्योंकि उसमें ज़्यादा हमें कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा, इम्प्रूव्ड होगा। इसलिए तो हम हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था, हाइब्रिड वेराइटीज़ पढ़ी थी, वो ज़्यादा बेटर क्वालिटी की होती हैं, ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी शो करती हैं, हाई यील्ड प्रोड्यूस करती हैं। तो बेसिकली वेरिएशंस इज़
we can say it is a significance, it is one of the importance of reproduction. Evolution is again the importance of reproduction. Reproduction की अगर हम इम्पोर्टेंस देखें तो इसलिए भी ज़रूरी है, इवोल्यूशन ज़रूरी है फॉर रिप्रोडक्शन. इवोल्यूशन होना चाहिए. जब तक इवॉल्व नहीं होगा कोई भी स्पीशीज़ तो वो रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा. तो रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़. इवोल्यूशन के लिए भी रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. वेरिएशंस के लिए अगर वेरिएशंस लाने हैं, अगर इवोल्यूशन लाना है, वेरिएशंस लाने हैं तो रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. टू इंक्रीज द नंबर एज वेल एज पॉपुलेशन. जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होता है पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं होती है. मतलब रिप्रोडक्शन की वजह से ही एक ऑर्गेनिज्म से 2 मिलते हैं, फिर 2 से 4 ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर 4 से 8. इस तरीके से नंबर इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू एवरी सक्सेसिव रिप्रोडक्शन. हर रिप्रोडक्शन के बाद में नंबर इंक्रीज होता ही होता है. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन. मतलब रिप्रोडक्शन की ये सारी सिग्निफिकेंसेस और इम्पॉर्टेंस होती है. नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ और व्हाट आर द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है. सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. Reproduction are of 2 types. One is asexual and the other one is sexual reproduction. A means without, sexual means sexes. That is ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होते. दैट इज डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल आर नॉट इन्वॉल्व. तो इसमें मेल और फीमेल नहीं होगा, इसमें सिंगल पेरेंट ही होगा. इस वजह से ये वाला जो रिप्रोडक्शन होता है वो लेस डेवलप्ड वी कैन से, ज़्यादा वेरिएशन शो नहीं करता है. अभी हम इसे देखेंगे. और ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स और वी कैन से बोथ द सेक्सेस आर इन्वॉल्व. सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ अ रिप्रोडक्शन in which no fertilization, no fusion and fertilization of gametes occur. That is asexual reproduction. A means without, sexual means sexes, without sexes. That is in this male and female won't or they won't take part in this type of reproduction. So basically if we talk about its characteristics, so it is basically uniparental. That is इसमें single parent involved होता है. Reproduction in which no fusion and fertilization of gametes occur. सो इट इज़ बेसिकली यूनिपेरेंटल. इसलिए ही तो इसमें गैमीट्स फॉर्म नहीं है और गैमीट्स फॉर्म ही नहीं होते, फ्यूज़ कहाँ से होंगे. तो इट इज़ अ यूनिपेरेंटल. देन नो गैमीट फॉर्मेशन. नेक्स्ट नो फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स will be the exact copies of their parents, and because of this reason they are known as clones. So what is asexual reproduction? It is uniparental, that is only single parent is involved in this type of reproduction. No gamete formation, यहाँ पर कोई gamete form नहीं होता है. sexes हम बोल रहे हैं, it is without सेक्सेस. इट इज़ अ रिप्रोडक्शन इन विच सेक्सेस आर नॉट इन्वॉल्व. मतलब मेल और फीमेल इन्वॉल्व ही नहीं है. तो जब मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं हो तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट भी नहीं होगा. यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन ही नहीं होगा. देन नो फर्टिलाइजेशन. गैमीट फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा. नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स विल बी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दैम क्लोन. जो ऑफस्प्रिंग्स हमें प्रोड्यूस होगी एज अ रिजल्टेंट और एज रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, जो ऑफस्प्रिंग्स हमें मिलेगी वो एग्जैक्ट कॉपीज होंगी अपने पेरेंट्स की. नेक्स्ट हमें एक और इवेंट यहाँ पे देखने को मिलता है. बेसिकली माइटोसिस अकर्स इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. इस रिप्रोडक्शन में माइटोसिस होता है, मतलब क्रोमोसोम्स हाफ नंबर नहीं होते हैं. हमें पता है माइटोसिस जो होता है नॉन रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ नहीं होते हैं. ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन
in which both the sexes, that is male and female, are involved. So basically characteristics, it is biparental, ये biparental होता है, that is male and female, both the sexes are involved. Next, गैमीट फॉर्मेशन, यहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन भी होता है. अगर मेल और फीमेल यहाँ पर इन्वॉल्व है तो ऑफकोर्स वहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन भी हो रहा होगा. दैट इज मेल विल फॉर्म the male will produce a male gamete and the female will produce a female gamete, that is the sperm and the ova respectively. अगर यहाँ पर गैमीट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन विल ऑल्सो अकर. फर्टिलाइजेशन विल अकर. देन biparental gamete formation, fertilization will occur, and of course variations can be seen in the offsprings. मेल और फीमेल अपने रिस्पेक्टिव गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर वो फ्यूज होते हैं और वहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से हमें जो ऑफस्प्रिंग्स होती है जो देखने को मिलती है उसमें हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसमें दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, बोथ प्लांट्स, बोथ मेल एंड ऑफ फीमेल. सो बेसिकली वेरिएशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो ऑफस्प्रिंग्स होगा कुछ कैरेक्टर्स अपने फादर से एक्वायर करेगा और कुछ कैरेक्टर जो है वो अपने मदर से एक्वायर करेगा. नेक्स्ट, meiosis occurs in this type of reproduction. इस तरीके के रिप्रोडक्शन में हमें meiosis देखने को मिलता है. दैट इज द रिडक्शनल डिवीजन अकर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ पर जो मेल और फीमेल होते हैं जब वो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं. अब वो जो क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हुए हैं जब वो फ्यूज होते हैं यानी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो half number of chromosome from male and the half number of chromosomes from female, they will fuse and hence the offsprings will be able to or the offsprings got the equal number of chromosomes present in their parents. जो उनके पेरेंट्स के पास जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ऑफस्प्रिंग के पास भी ही उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. बस फर्क यहाँ पर इतना होता है कि मियोसिस होता है, मतलब जब गैमीट फॉर्म होते हैं तो वो रिडक्शन डिवीजन की वजह से होते हैं, इसलिए क्रोमोसोम्स नंबर जस्ट हाफ हो जाते हैं, और जब वो फ्यूज होते हैं तो वो वापस डबल हो जाता है. दैट इज डिप्लॉइड कंडीशन आ जाती है और क्रोमोसोम्स नंबर कंप्लीट हो जाते हैं एज सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस इन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. बिकॉज दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज सोमैटोजेनिक रिप्रोडक्शन ऑल्सो. सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Now we will discuss this asexual reproduction in a little detail. That is, we will see how does this type of asexual reproduction will occur in different living organisms. Asexual reproduction in different organisms. So first of all we will take fission. Now what is the meaning of fission? Fission is to break. We know the meaning of fusion. हमें पता है फ्यूजन का मतलब होता है ऐड होना, मिक्स होना. Now what is the meaning of fission? Fission is just opposite to fusion, that is to break. कोई भी चीज़ होगी फ्यूजन होगा, that is it will break. उसका मतलब होता है ब्रेक होना. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंसर्न में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वन लिविंग ऑर्गेनिज्म विल ब्रेक टू फॉर्म टू और मोर डॉटर सेल्स और डॉटर ऑर्गेनिजम्स. In this process in which one living organism breaks
to form two or more daughter cells। यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ब्रेक डाउन होंगे इनटू टू और मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन से डॉटर सेल्स, और वी कैन से इनटू टू और मोर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। So this is basically fission. The fission is again of two type. One is binary fission and the other one is multiple fission. Bi means two. So it is a type of fission in which one living organism. Binary fission is basically a fission in which one living organism divides to form two daughter cells. One living organism divides to form two daughter cells. Example over here is amoeba. We know amoeba is of irregular in shape. It is of irregular in shape. Now what will happen? This nucleus will divide first. That is karyokinesis will occur, which is followed by cytokinesis. This nuclei will divide. It will start dividing, and because of its division, constriction appears in the body or over the cell surface of amoeba. पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस के डिवीजन होने की वजह से कंस्ट्रक्शन डेवलप होगा सेल सरफेस पर, दैट इज ऑन ओवर द बॉडी ऑफ अमीबा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस these two nuclei got separated and now this cytokinesis will occur, that is the division of cytoplasm will occur, and because of this two daughter amoeba will form. These are two daughter amoeba. So from one single living organism, one parent organism, two organisms, we can say two offsprings are produced. So this type of fission is known as binary fission. This type of fission is known as binary fission. While on the other hand, in case of multiple fission, what will happen? Single organism produces many offsprings. Example over here is Plasmodium. This is Plasmodium and this one is its nucleus. Now it will go karyokinesis, that is the nucleus will divide. जो न्यूक्लियस होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करेगा और एज अ रिजल्ट ऑफ विच मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर वी विल गॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर. This is what? This is multinucleated structure. Now what will happen? The cytoplasm will start collecting around each and every nuclei. जो साइटोप्लाज्म होगा वो धीरे धीरे कलेक्ट होने लग जाएगा अराउंड ईच एंड एवरी न्यूक्लियस, एंड बिकॉज ऑफ दिस मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर विल फॉर्म. What will happen? Multicellular structure will form. Single organism, it undergoes free nuclear division, its nucleus divides and hence multinucleated structure is formed, and now cytokinesis will occur, that is the cytoplasm will divide or it start dividing or collecting and start collecting around each and every nuclei, and because of that multicellular structure is formed. Now after this whenever it get the suitable condition, जब भी इसे suitable condition मिलेगी, जो living organism होगा, जो parent होगा, वो burst out हो जाएगा और ये सारे cells
जो ऑस्प्रिंग्स हैं, जो डॉटर सेल्स हैं, ये बाहर डिस्पर्स हो जाएंगी, स्प्रेड हो जाएंगी. दीज आर व्हाट? दीज आर डॉटर सेल्स. सो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से हमें कितने सारे डॉटर सेल्स देखने को मिले. सो दिस इज मल्टीपल फिजन. नाउ आफ्टर दिस द सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग. Second type of asexual reproduction is budding. It is a type of reproduction in which a small outgrowth called bud is formed which detaches itself. A small outgrowth called bud is formed over the outside or inside the body of parent. Outside or inside the parent body, which detaches itself after maturity and hence grows as an individual, and hence later grows as an individual. यहाँ पर क्या होता है, एक small outgrowth which is known as bud, a small outgrowth called bud is formed outside or inside the parent body. वो parent की body के ऊपर भी बन सकती है और parent की body के अंदर भी बन सकती है. Which detaches itself, जो अपने आप को फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच करती है आफ्टर मेच्योरिटी, जब वो फुल्ली मेच्योर हो जाती है. पहले तो बर्ड अंडर डेवलप थी, वो धीरे धीरे डेवलप होगी, वो न्यूट्रिशन लेती है फ्रॉम इट्स पेरेंट. ऑफ कोर्स वो पेरेंट से अटैच है, मतलब कहीं ना कहीं उससे पेरेंट से बेनिफिट हो रहा है, तो वो पेरेंट से न्यूट्रिशन लेती रहती है और जब जैसे ही वो मेच्योर हो जाती है वो अपने आप को अपने पेरेंट से डिटैच कर लेती है और फिर एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ग्रो करती है. So example over here is Hydra and yeast. It is again of two types, exogenous and endogenous. Exogenous and endogenous. Exogenous, when the bud grows outside the body. Exo means outside. Bud grows outside the parent body. यहां पर जो बड होती है वो ग्रो करती है आउटसाइड द पेरेंट बॉडी. दिस इज व्हाट? दिस इज हाइड्रा. अ बड इज फॉर्म्ड over its surface. Now this bird will take the nutrition from its parent and it will grow, and after attaining maturity it will detaches itself and grow into an individual hydra. This is what? This is daughter hydra. So from the single hydra, a bud over the surface of hydra, a bud is formed which is a small outgrowth which takes its nutrition from the hydra and it start growing, it start maturing, and after attaining maturity, or we can say mature होने के बाद वो अपने आप को डिटैच कर लेती है from its parent and it will grow as an individual hydra. So this is exogenous budding in which the bud is formed outside the body of parent. In case of endogenous budding, bud formed inside
the parent body. Example over here is साइकन विच इज अ पॉरीफेरा। साइकन के केस में होता है पेरेंट के अंदर ही बड फॉर्म होता है और जैसे ही उसे सुटेबल कंडीशन मिलती है, सबस्ट्रेटम मिलता है, तो वो साइकन जो होता है वो बर्स्ट होता है और वो अपने बर्ड्स को रिलीज करता है इनटू द एनवायरनमेंट, और वो बर्ड जहाँ पर भी लैंड करते हैं वहीं पर ही वो न्यू ऑर्गेनिज्म और न्यू साइकन का फॉर्मेशन करते हैं। सो साइकन के अंदर भी कुछ बर्ड्स प्रोड्यूस होती हैं और वो बर्ड्स रिलीज होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाती हैं और डेवलप हो जाती हैं। सो बेसिकली दिस इज द बडिंग। नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज fragmentation. Now what is fragmentation? When the organisms divides into its fragment. That is, we are studying about reproduction. हम reproduction पढ़ रहे हैं तो जरूर इसमें जो parent होगा वो divide होगा, बस वो किस तरीके से होगा हमें different organism में पढ़ना है। तो fragmentation के केस में होता है जो पेरेंट होता है दैट इज वो अपने आप को डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट स्मॉल पीसेस, और वी कैन से इनटू डिफरेंट पीसेस, और उन पीसेस को हम बोलते हैं फ्रैगमेंट्स। अब वो फ्रैगमेंट जो होते हैं वो धीरे धीरे इंडिविजुअल में ग्रो हो जाते हैं। दैट इज पेरेंट डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स which later develop into new individuals, which later develops into new individuals. Example of fragmentation is Spirogyra. Spirogyra, in which circular chloroplast is present. This Spirogyra breaks down into 3 fragments. Now these 3 fragments later developed into an complete individual. This is the chloroplast since it is annealy. So fragmentation occurs in this way. Next, asexual reproduction after fragmentation is regeneration. What is regeneration? It is a process. अगर हम इसकी basic definition की बात करें तो regeneration, re means again, generation means to generate. यहाँ पर कुछ ना कुछ generate होगा in case of plants as well as in animals. Generally हम इसे animals पे देखने को मिलता है। हमें पता है, अगर हम बहुत नॉर्मल सा एक एग्जाम्पल लें तो लिजार्ड जो होती है हमारे घर में, उसकी टेल कई बार हमें नहीं देखने को मिलती। वो जो लिजार्ड होती है बेसिकली वो रीजनरेशन शो करती है। लिजार्ड की जो टेल नहीं होती बट थोड़े टाइम बाद वो अपनी टेल रीजनरेट कर लेती है क्योंकि उसमें रीजनरेशन की पावर होती है। सेम और वी कैन से सिमिलरली स्टारफिश की जब हम बात करते हैं, दिस इज स्टारफिश। बेसिक डेफिनेशन क्या बोलती है रीजनरेशन की? दैट रीजनरेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिज्म रीजनरेट और रिटेन द लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। डेफिनेशन पहले देख लेते हैं हम लोग। दैट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग लॉस्ट और डैमेज्ड body part. It is the process of retaining lost or damaged body part. लिजार्ड का एग्जाम्पल हमने देख ही लिया है। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। अच्छा, अगर ये लॉस्ट बॉडी पार्ट को ही रीजनरेट कर रहा है तो फिर इसमें रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? इसमें नंबर इंक्रीज हो रहे हैं? नहीं, इसमें नंबर इंक्रीज हो ही नहीं रहा है। जैसे लिजार्ड के केस में हम देखें उसकी टेल वापस आ गई है, तो क्या लिजार्ड का नंबर इंक्रीज हुआ? नहीं हुआ। तो फिर हम इसे रिप्रोडक्शन में क्यों पढ़ रहे हैं? रिप्रोडक्शन में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए क्योंकि रिप्रोडक्शन तो कहता है कि नंबर इंक्रीज होता है। तो बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से
रीजनरेशन, एक कन्फ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होती है स्टूडेंट्स के बीच में। तो रीजनरेशन यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन के बेसिस पे क्यों पढ़ रहे हैं, बेसिकली इसको रिप्रोडक्शन की कैटेगरी में क्यों पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, रीजनरेशन कुछ ऑर्गेनिजम्स में एक मेथड होता है टू रिटेन देयर लॉस्ट और डैमेज बॉडी पार्ट। ऑन द अदर हैंड, रीजनरेशन इन सम ऑर्गेनिजम्स आर टेकन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कुछ ऑर्गेनिजम्स में हम इसको देखते हैं, एक मेथड है जिसमें वो अपने लॉस्ट या डैमेज बॉडी पार्ट को रिटेन करते हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में रीजनरेशन को एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। किस तरीके से, वो अब हम देखेंगे। पहले हम स्टारफिश का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे स्टारफिश जो होती है, जब उसका प्रेडेटर, जब वो अपने प्रेडेटर को ऑब्जर्व कर लेती है, दैट इज उसका प्रेडेटर उसके टुवर्ड्स आ रहा है, तो वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म शो करती है। वो अपने आप को प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड कराती है, वो अपनी एक आर्म कट कर देती है। एक आर्म कट करने की वजह से क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है, एक आर्म, उसको पता है मेरे अंदर रीजनरेशन पावर है, मैं अपने एक आर्म कट कर दूंगी, वो रीजनरेट हो जाएगी, बट मेरी पूरी बॉडी तो बच जाएगी। अगर प्रेडेटर आ गया तो ऑफकोर्स मुझे फीड कर जाएगा, मैं उसकी प्रे हूँ, तो ऑफकोर्स जो प्रेडेटर प्रे वाला सीन है वो होगा, वो कंसेप्ट होगा। तो खुद को बचाने के लिए वो अपना एक आर्म कट कर देती है, क्योंकि उसे पता है एक आर्म ही जाएगा, वो भी वापस आ जाएगा, रीजनरेट हो जाएगा, और वो जो खुद एक आर्म होता है वो वहीं पे छोड़ देती है, और खुद जो स्टारफिश होती है वो आगे बढ़ जाती है, और ये जो आर्म होती है वहीं पर ही मूव करती रहती है, जिसकी वजह से प्रेडेटर को लगता है स्टारफिश यहीं पर है, क्योंकि उसे वो मूवमेंट में शो होता है, मोशन में शो होता है, तो उसे लगता है एक्चुअली स्टारफिश खुद को प्रोटेक्शन दिलाने के लिए एक मैकेनिज्म शो करती है, उसको बुद्धू बना देती है प्रेडेटर को, और वो खुद आगे बढ़ जाती है और अपनी एक आर्म वहीं कट करके छोड़ देती है, ताकि प्रेडेटर को लगे स्टारफिश यहीं है, जबकि स्टारफिश तो स्केप हो गई है। तो ये एक मैकेनिज्म है जहां पर हमें रीजनरेशन पावर देखने को मिलती है। बट इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन, अब वो ऑर्गेनिज्म जहां पर हमें रीजनरेशन एज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है वो होता है प्लेनेरिया। एग्जाम्पल गिवन है इन द बुक्स ऑल्सो। दिस इज प्लेनेरिया. It divides itself into 3 parts. Now these 3 parts will develop into a new individual. यहाँ पर जो 3 पार्ट्स हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएंगे। किस तरीके से होंगे? तो बेसिकली इन्होंने अपना जो लॉस्ट बॉडी पार्ट था वो रीजनरेट कर लिया, तो हमें रीजनरेशन की पावर भी देखने को मिल रही है, एज वेल एज एक इंडिविजुअल से हमें 3 इंडिविजुअल मिले हैं और डॉटर प्लेनेरिया मिले हैं, इसलिए ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ प्लेनेरिया। सो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर हियर इज स्पोर फॉर्मेशन। Fragmentation is done, regeneration is done, budding and fission is also done. So next type of asexual reproduction over here is spore formation. स्पोर फॉर्मेशन दैट इज जहां पर स्पोर प्रोड्यूस होंगे। अब वो जो स्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं वो लेटर दे विल ग्रो इनटू एन न्यू इंडिविजुअल, वो पूरा का पूरा एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे। इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें कहाँ देखने को मिलता है? इस तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें फंजाई में देखने को मिलता है। हमें पता है फंजाई की जो बॉडी होती है वो किसी सबस्ट्रेटम पे ग्रो करती है, ये हमें पता है, और उस सबस्ट्रेटम पर वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करती है। कभी भी आपने फंजाई देखी हो, कभी भी ब्रेड मोल्ड होती है, बहुत सारी फंगस जब कभी स्वीट्स वगैरह पे लग जाती है तो कभी आप उसको माइक्रोस्कोपिक कंडीशंस में देखेंगे, मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप देखेंगे तो हमें वहाँ पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, वो भी इरेक्ट वे में, मतलब वो
इरेक्ट होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में होते हैं, तो उसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, वो बेसिकली क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल। और उनके हेड पर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम। सो बेसिकली दिस इज द फंजाई, इट इज द सबस्ट्रेटम। फंजाई हमेशा सबस्ट्रेटम पे ही ग्रो करती है क्योंकि वो खुद खाना प्रिपेयर नहीं कर सकती, वो हेटेरोट्रॉफिक होती है, तो उसे कोई ना कोई सबस्ट्रेटम चाहिए ही चाहिए, तो वो सबस्ट्रेटम पे ग्रो करती है। वहाँ पर वो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर देती है, बहुत ही डेंस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम माइसीलियम कहते हैं। बेसिकली जो फंजाई होती है उसका स्ट्रक्चर ही माइसीलियम होता है। जब हम डिटेल स्टडी करते हैं तो हमें माइसीलियम देखने को मिलता है। वो माइसीलियम कैसे बना है, माइसीलियम जो होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, बहुत थ्रेड लाइक माइन्यूट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इरेक्ट कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम स्पोरोफिल कहते हैं। और इन्हीं के ही हेड पे स्पोरेंजियम होते हैं विच इज़ द होम ऑफ स्पोर्स एंड न्यूमरस विच कंटेन्स न्यूमरस स्पोर्स इन इट, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब जब सूटेबल कंडीशन आती है, whenever they get or whenever they exposed to some suitable conditions, what will happen, this sporangia will burst। ये स्पोरेंजिया जो होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं, बर्स्ट ओपन हो जाते हैं, और जैसे ही बर्स्ट होते हैं ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। और जब ये स्पोर्स बाहर आ जाते हैं और ये जहाँ पर भी लैंड करते हैं और जैसे ही इन्हें ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है ये वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाता है। स्पोर्स का फंक्शन क्या होता है, टू जर्मिनेट। जैसे ही लैंड कर गई किसी भी सबस्ट्रेटम पे और जैसे ही इन्हें ऑप्टिमम कंडीशंस मिलती है, फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और न्यू फंगल का फॉर्मेशन करते हैं। वहाँ पर भी वो हाइफे प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली ये क्या है, ये स्पोरोफिल है जिन्हें हम हाइफे भी कहते हैं। तो जो फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है वो हाइफे का बना हुआ होता है, और जो जितने भी हाइफे होते हैं उसे हम कलेक्टिवली माइसीलियम कहते हैं। तो जहाँ पर भी स्पोर लैंड होगा और जैसे उसे ऑप्टिमम कंडीशन मिलेगी ये जर्मिनेट हो जाएगा और यहाँ से फिर से हाइफे निकलने स्टार्ट हो जाएंगे और पूरा फंगस वहीं पे ग्रो हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं एक पूरा मिठाई का पीस, मिठाई का जो पैकेट होता है उसमें, या ब्रेड का पैकेट जो होता है, अगर उसमें एक ब्रेड में फंगस लगती है तो सारी ब्रेड में फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज जो स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और फिर वो वहाँ पर भी फंगस का प्रोडक्शन करते हैं। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ asexual reproduction in which spores produced in sporangium are capable enough to germinate and produce new fungus on attaining optimum favorable conditions. So basically it is a spore formation